नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस 10 दिवसीय ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लास में। आज हमारी तीसरी क्लास है। आज हम ग्रहों की दृष्टियों के बारे में विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही ग्रहों एवं भावेशों के संबंधों को जानेंगे और प्रमुख ज्योतिषीय योगों का भी परिचय प्राप्त करेंगे। फल सीखने की दृष्टि से आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, आधारभूत है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि पूर्ण एकाग्रता के साथ हमारी बात को सुनें और परिभाषाओं एवं मुख्य बिंदुओं को नोट अवश्य करें। ज्योतिष के अनुसार ग्रह मनुष्य को 5 प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। पहला, किसी भाव में स्थित होकर उस भाव से संबंधित फलों को प्रभावित करते हैं। दूसरा, किसी भाव के स्वामी होकर उस भाव से संबंधित फलों को प्रभावित करते हैं। तीसरा है, किसी भाव पर दृष्टि डालकर उस भाव से संबंधित फलों को प्रभावित करते हैं। चौथा, योगों के आधार पर प्रभावित करते हैं। और पांचवा, गोचर के आधार पर प्रभावित करते हैं। ग्रह जिस भाव में स्थित होता है उस भाव से संबंधित फलों को प्रभावित करता है। ग्रह यदि नैसर्गिक रूप से शुभ या सौम्य है और शुभ भावेश है तो वह उस भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि करता है। यदि ग्रह नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह है या त्रिक आदि भावों का स्वामी है तो वह उस भाव से संबंधित फलों में कमी करता है। ग्रह भावेश के रूप में भी भाव फलों को प्रभावित करते हैं। भावेश की बली, निर्बल स्थिति या शुभाशुभ स्थिति भाव से संबंधित फलों को प्रभावित करती है। ये दोनों ही स्थितियां कुछ हद तक हम पिछली क्लासों में समझ चुके हैं और आगे भी इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, जिसमें ग्रह दृष्टि डालकर किसी भाव के फलों को प्रभावित करते हैं। वैदिक या पारशरीय ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टियां मानी गई हैं। ग्रह जिस भाव में स्थित होता है उस भाव में बैठकर अन्य भावों पर दृष्टि डालता है और उन भावों में स्थित ग्रह भी उस दृष्टि से प्रभावित होते हैं। ग्रह सभी भावों को नहीं देखता और ना ही उसकी दृष्टियां एक समान होती हैं। ग्रह जिस भाव में स्थित होता है उस भाव को, द्वितीय भाव को, षष्ठ भाव को, एकादश को और द्वादश भाव को नहीं देखता। यद्यपि दृष्टियां 4 प्रकार की होती हैं, एक पाद, 2 पाद, 3 पाद और पूर्ण दृष्टि, परंतु फलित में केवल पूर्ण दृष्टियां ही मान्य है। 1 पाद, 2 पाद और 3 पाद दृष्टियां ग्रहों और भावों के बल आदि में प्रयुक्त होती हैं। अब जाने कि ग्रहों की किन किन भावों पर दृष्टियां होती हैं। सभी ग्रह सप्तम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, यानी ग्रह जिस भाव में स्थित है उस भाव से 7वें भाव पर उसकी दृष्टि होती है। यहां गणना में ग्रह जिस भाव में स्थित होता है उसकी तथा जिस भाव पर दृष्टि होती है दोनों को ही गिना जाता है। मान लीजिए सूर्य तृतीय भाव में स्थित है तो वह अपनी 7वीं दृष्टि से 9वें भाव और उसमें स्थित ग्रह को देखेगा। मंगल एकादश भाव में स्थित है तो वह अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से 5वें भाव को देखेगा। एकादश से गणना करते हुए 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5 7वां भाव है, इसलिए 5वें भाव पर उसकी दृष्टि होगी। कुंडली में ठीक सामने वाला भाव 7वां होता है। लग्न से 7वां ठीक उसके सामने होता है। इसी प्रकार 2 से 8वां भाव, 3 से 9वां भाव, 4 से 10वां भाव, 5 से 11वां भाव और 6 से 12वां भाव 7वां होता है। सूर्य और चंद्रमा की केवल 7वें भाव पर ही दृष्टि होती है। इसके साथ ही बुध और शुक्र की भी 7वें भाव पर ही दृष्टियां होती हैं। शेष ग्रहों मंगल, गुरु और शनि की 7वें के अलावा 2 अन्य भावों पर दृष्टि भी होती है। इस तरह ये तीनों 3 भावों को देखते हैं।
मंगल की पूर्ण दृष्टि सातवें के अलावा चतुर्थ और अष्टम भाव पर भी होती है। उदाहरण के लिए मंगल यदि एकादश भाव में है तो वह सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को, चतुर्थ दृष्टि से द्वितीय भाव को और अष्टम दृष्टि से षष्ठ भाव को देखता है। भगवान श्री राम की जन्म पत्रिका में मंगल सप्तम भाव में है तो वह चतुर्थ दृष्टि से दसम भाव को, सप्तम दृष्टि से लग्न को और अष्टम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। सप्तमस्त मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से चंद्रमा और गुरु को भी देख रहा है, तो वहीं चतुर्थ दृष्टि से सूर्य को भी देख रहा है। अब आते हैं गुरु की दृष्टि पर। गुरु की पूर्ण दृष्टि सातवें के अलावा पांचवें और नवें भाव पर भी होती है। भगवान श्री राम की जन्म पत्रिका में गुरु लग्न में स्थित है तो वह पंचम दृष्टि से पांचवें भाव को, सप्तम दृष्टि से सातवें भाव को और नवम दृष्टि से नवम भाव को देखता है। इस प्रकार गुरु की सातवें भाव में स्थित मंगल पर और नौवें भाव में स्थित शुक्र पर भी दृष्टि होती है। जहां तक शनि की दृष्टि का प्रश्न है तो शनि की दृष्टि सातवें भाव के अलावा तीसरे और दसवें भाव पर भी होती है। भगवान श्री राम की जन्म पत्रिका में शनि चतुर्थ भाव में स्थित है तो वहां से अपनी तीसरी दृष्टि से छठे भाव को, सातवीं दृष्टि से दसवें भाव को और दसवीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है। शनि की सातवीं दृष्टि दसम भाव में स्थित सूर्य पर भी है तो वहीं दसवीं दृष्टि गुरु और चंद्रमा पर भी आती है। अब आते हैं दृष्टियों की शुभाशुभता पर। सौम्य ग्रह की दृष्टि शुभ होती है और पाप ग्रह की दृष्टि अशुभ होती है। यह थंब रूल है, यानी चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र की दृष्टियां शुभ मानी जाती हैं तो वहीं सूर्य, मंगल और शनि की दृष्टियां अशुभ मानी जाती हैं। दूसरा सिद्धांत है उच्च मूल त्रिकोण या स्वयं राशि में स्थित ग्रह की दृष्टियां भी शुभ होती हैं, जबकि नीच राशि में स्थित ग्रह की दृष्टियां अशुभ होती हैं। यह ग्रह स्वयं जिस राशि में स्थित होता है उसी से ही ग्रह की दृष्टियों की शुभाशुभता होती है, ना कि वह जिस भाव को देख रहा है उस भाव में स्थित राशियों से उसके संबंधों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए भगवान राम की जन्म पत्रिका में गुरु कर्क राशि में उच्च का है तो वह अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा जिसमें मकर राशि और मंगल स्थित है। अब यहां सप्तम भाव पर उसकी दृष्टि मकर राशि के चलते नीच राशि की दृष्टि नहीं होगी, वरन स्वयं वह उच्च का है इसलिए उच्च राशि की ही दृष्टि होगी। यानी ग्रह स्वयं बली या निर्बल है, शुभ है या अशुभ है, इस पर ही उसकी दृष्टियों की शुभाशुभता होती है। आपको कई लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि सूर्य तुला राशि में है परंतु अपने से सप्तम भाव को उच्च राशि की दृष्टि से देख रहा है। यह कथन सही नहीं है। ग्रह की अपनी स्थिति के आधार पर ही उसकी शुभाशुभता निर्धारित होती है और उसी शुभाशुभता के आधार पर उसकी दृष्टियों की शुभाशुभता देखी जाती है। इस संबंध में तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि लग्नेश, केंद्रेश या त्रिकोणेश की दृष्टियां शुभ मानी जाती हैं, जबकि त्रिकेश की दृष्टियां अशुभ मानी जाती हैं। केंद्रेश कौन है? 1, 4, 7 और 10वें भाव के स्वामी केंद्रेश हैं। इसी तरह 5वें और 9वें भाव के स्वामी त्रिकोणेश और षष्ठेश, अष्टमेश एवं द्वादशेश त्रिकेश के रूप में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि राहु केतु की दृष्टियां कौन सी होती हैं। हालांकि राहु केतु की दृष्टि के संबंध में कई मत हैं। आधुनिक ज्योतिष में राहु केतु की गुरु के समान दृष्टि मानी जाती है, यानी पंचम, सप्तम और नवम भाव पर राहु या केतु जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को देखते हैं। क्योंकि राहु और केतु पाप ग्रह हैं इसलिए उनकी दृष्टियां भी अशुभ फलप्रद होती हैं। स्क्रीन पर एक टेबल दी गई है जिसमें सभी ग्रहों की दृष्टियां दर्शाई गई हैं। सूर्य की सप्तम भाव पर दृष्टि होती है, चंद्रमा की भी सप्तम भाव पर ही दृष्टि होती है, मंगल की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव पर दृष्टि होती है, बुध की सप्तम भाव पर,
गुरु की पंचम, सप्तम और नवम भाव पर। शुक्र की भी दृष्टि केवल सप्तम भाव पर ही होती है। जहां तक शनि का प्रश्न है तो शनि की तीसरी, सातवीं और 10वें भाव पर दृष्टि होती है। राहु और केतु की भी पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टियां होती हैं। इस तरह 4 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र की केवल एक एक पूर्ण दृष्टि होती है, यानी सप्तम भाव पर। मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु की 3-3 दृष्टियां हैं। अब दृष्टियों के बाद आते हैं ग्रहों या भावेशों के संबंधों पर। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया था कि ज्योतिष में संबंध विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। ग्रहों या भावेशों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के संबंध होते हैं। पहला संबंध है युति संबंध, यानी 2 ग्रह एक ही भाव या राशि में स्थित हों तो वे युति संबंध बनाते हैं। भगवान राम की कुंडली में चंद्रमा और गुरु एक ही राशि में स्थित हैं, इसलिए चंद्रमा और गुरु के मध्य युति संबंध है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं, चंद्रमा गुरु से युत है, अथवा गुरु चंद्रमा से युत है, या चंद्रमा गुरु से युति संबंध बना रहा है। दूसरा संबंध है परस्पर दृष्टि संबंध, यानी 2 ग्रह एक दूसरे को देख रहे हों। भगवान राम की कुंडली में शनि की दृष्टि सूर्य पर है और सूर्य की दृष्टि शनि पर है। इस तरह इन दोनों में परस्पर दृष्टि संबंध है। इसी प्रकार गुरु की दृष्टि मंगल पर है और मंगल की दृष्टि गुरु पर है। चंद्रमा की भी दृष्टि मंगल पर है और मंगल की भी दृष्टि चंद्रमा पर है। तीसरे प्रकार का संबंध है राशि परिवर्तन संबंध, यानी एक की राशि में दूसरा ग्रह है और दूसरे की राशि में पहला ग्रह है। मान लीजिए सूर्य मेष राशि में है और मंगल सिंह राशि में है। इसमें सूर्य मंगल की राशि मेष में है और मंगल सूर्य की राशि सिंह में है। इस तरह दोनों में राशि परिवर्तन संबंध है। राशि परिवर्तन संबंध को भाव परिवर्तन संबंध भी कहते हैं। मान लीजिए मेष लग्न है, जिसमें सूर्य लग्न में मेष राशि में है और मंगल पंचम भाव में सिंह राशि में है। इस प्रकार इसमें राशि परिवर्तन तो है ही, भाव परिवर्तन संबंध भी है। लग्नेश मंगल पंचम भाव में है और पंचमेश सूर्य लग्न में स्थित है। यह ध्यान दें, मंगल लग्नेश के अलावा अष्टमेश भी है, परंतु यह परिवर्तन अष्टमेश और पंचमेश के मध्य नहीं होगा, वरन लग्नेश एवं पंचमेश के मध्य होगा। ग्रह जिस भाव में स्थित है उस भाव के आधार पर ही संबंध होता है। यदि इस उदाहरण में मंगल सिंह राशि में पंचम भाव में और सूर्य अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में हो तो यह संबंध पंचमेश और अष्टमेश के मध्य होगा। इन तीनों प्रकार के संबंधों को समझना होगा, क्योंकि आगे फलित में इनका स्थान स्थान पर उपयोग होगा। पुनः एक बार स्पष्ट कर दें, ग्रह एवं भावेशों के मध्य 3 प्रकार का संबंध होता है। पहला संबंध है युति संबंध, यानी 2 ग्रह एक ही भाव या राशि में स्थित हों तो उन दोनों के मध्य युति संबंध होता है। दूसरा संबंध है परस्पर दृष्टि संबंध, यानी दोनों ग्रह एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों। तीसरा संबंध है परस्पर राशि परिवर्तन संबंध, जिसमें 2 ग्रह परस्पर एक दूसरे की राशि में स्थित हों, जिसमें पहला ग्रह दूसरे की राशि में और दूसरा ग्रह पहले की राशि में स्थित हो। अब आते हैं ज्योतिषीय योगों पर। योग का ज्योतिष में विशेष महत्व है। योगों के आधार पर ही फलित किया जाता है। योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, परंतु ज्योतिष में इसका विशेष अर्थ है। ज्योतिष में योग की परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि ग्रह, राशि, भाव, भावेश में से किन्हीं 2 या अधिक के संयोग या संबंध से किसी विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है तो उसे योग कहते हैं। यह संयोग या संबंध से मिलने वाला विशिष्ट फल अधिक महत्वपूर्ण है। यदि संयोग या संबंध से विशिष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह योग नहीं है।
उदाहरण के लिए केंद्रेश और त्रिकोणेश के संबंध से योग बनता है, क्योंकि उससे विशिष्ट फल राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। परंतु केंद्रेश और केंद्रेश के संबंध से योग नहीं बनेगा और ना ही त्रिकोणेश और त्रिकोणेश के संबंध से योग बनेगा, क्योंकि उनसे विशिष्ट फल की प्राप्ति संभव नहीं हो रही है। योग में योग निर्माता घटकों के अलग अलग फल प्राप्त नहीं होते, वरन उनका तीसरा ही फल प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए भगवान राम की जन्मपत्रिका में गुरु और मंगल परस्पर दृष्टि संबंध से राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें गुरु के व्यक्तिगत फल और मंगल के व्यक्तिगत फल प्राप्त नहीं होंगे, वरन राजयोग के फल प्राप्त होंगे। योग जातक को सामर्थ्य देता है, एबिलिटी देता है, जिसका उपयोग करते हुए सही समय पर आने वाली दशाओं में सफलता मिलती है। ज्योतिषीय योगों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है शुभ योग और दूसरा है अरिष्ट या अशुभ योग। सबसे पहले बात करते हैं शुभ योगों की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इन योगों में जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, यानी ऐसे फल जो जातक के सुख में वृद्धि करते हैं, सफलता दिलाते हैं और यश समृद्धि आदि प्रदान करते हैं। एक प्रकार से जो चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति में सहायक माने जाते हैं वे शुभ योग हैं। शुभ योगों में सबसे पहला है पंच महापुरुष योग। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच और महापुरुष। पंच यहां संख्या को बता रहा है, यानी ये योग 5 प्रकार के हैं। दूसरा शब्द है महापुरुष, जो इसके फल को बता रहा है, यानी ऐसा जातक महापुरुष के समान लक्षण वाला अथवा अपने जीवन में महापुरुष जैसी सफलता प्राप्त करने वाला होता है। यह योग कैसे बनता है, अब इसकी बात करते हैं। यदि जन्मपत्रिका में पंचतारा ग्रह केंद्र भाव में स्वयं या उच्च राशि का हो तो महापुरुष योग का निर्माण होता है। दोबारा से सुने, यदि जन्मपत्रिका में पंचतारा ग्रह केंद्र भाव में स्वयं या उच्च राशि का हो तो महापुरुष योग का निर्माण होता है। पंचतारा ग्रह आप जानते ही हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये पंचतारा ग्रह हैं। हर ग्रह से बनने वाला महापुरुष योग अलग अलग नामों से जाना जाता है। मंगल यदि स्वयं या उच्च राशि का केंद्र भाव में स्थित हो तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। यानी जन्मपत्रिका में केंद्र भाव में मंगल मेष, वृश्चिक अथवा मकर राशि में स्थित हो तो रोचक योग बनता है। आपको याद होगा कि भगवान राम की जन्मपत्रिका में सप्तम केंद्र भाव में मंगल मकर राशि में उच्च का है, इसलिए उनकी जन्मपत्रिका में रोचक नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है। यहां माधवराव सिंधिया की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल मकर राशि का है, इस तरह रोचक योग का निर्माण कर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि की जन्मपत्रिका में भी मंगल सप्तम भाव में उच्च राशि स्थित है। इस प्रकार रोचक योग का निर्माण हो रहा है। मंगल के बाद आता है बुध। बुध यदि केंद्र भावों यानी 1, 4, 7, 10 में उच्च या स्वयं राशि का हो, अर्थात कन्या या मिथुन का हो, तो भद्र संज्ञक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। यानी भद्र महापुरुष योग का निर्माण करता है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जन्मपत्रिका में बुध 10वें भाव में कन्या राशि में है। इस तरह भद्र योग का निर्माण हो रहा है। बुध के भद्र योग के बाद आता है गुरु से निर्मित हंस परम महापुरुष योग। इसकी भी परिभाषा वही है, केंद्र भाव में गुरु उच्च या स्वयं राशि का होना चाहिए। यानी गुरु कर्क राशि, धनु राशि या मीन राशि का होकर केंद्र भाव में स्थित हो तो हंस महापुरुष योग का निर्माण होगा। ध्यान करें, भगवान राम की जन्मपत्रिका का प्रथम भाव में ही गुरु कर्क राशि में उच्च का है। इस तरह उनकी जन्मपत्रिका में हंस महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की इस जन्मपत्रिका में भी लग्न में गुरु उच्च राशि का है। इस तरह हंस महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता की जन्मपत्रिका में भी
केंद्र भाव सप्तम में गुरु स्वयं राशि का है। इस तरह हंस महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। गुरु के बाद आते हैं शुक्र पर। शुक्र से निर्मित महापुरुष योग मालव्य योग कहलाता है। यह भी उसी प्रकार से बनता है, यानी केंद्र भाव में शुक्र यदि स्वयं या उच्च राशि का हो तो मालव्य महापुरुष योग का निर्माण होता है। शुक्र की उच्च राशि है मीन और स्वयं राशि है वृषभ और तुला। इस तरह केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 में यदि शुक्र वृषभ, तुला या मीन राशि में हो तो मालव्य संज्ञक पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। जयललिता की जन्मपत्रिका में 10वें भाव में शुक्र उच्च राशि का है, इसलिए उनकी जन्मपत्रिका में मालव्य योग का निर्माण हो रहा है। भगवान राम की जन्मपत्रिका में शुक्र उच्च का तो है, परंतु वह केंद्र भाव में नहीं है, त्रिकोण भाव नवम में है, इसलिए मालव्य योग का निर्माण नहीं होगा। अब आते हैं 5वें महापुरुष योग पर। 5वां महापुरुष योग है शश महापुरुष योग। इसका निर्माण शनि के द्वारा होता है। परिभाषा वही है, शनि केंद्र भावों में स्वयं या उच्च राशि का हो, यानी 1, 4, 7, 10वें भाव में शनि तुला, मकर या कुंभ राशि में हो तब शश योग का निर्माण होगा। पुनः ध्यान करें भगवान राम की जन्मपत्रिका का। शनि कहाँ है? चतुर्थ भाव में तुला राशि का, यानी केंद्र भाव चतुर्थ में उच्च का होने से शश योग का निर्माण हो रहा है। इस तरह भगवान राम की जन्मपत्रिका में 3 महापुरुष योग बन रहे हैं, मंगल से रोचक, गुरु से हंस और शनि से शश। करुणानिधि की जन्मपत्रिका में भी शनि चतुर्थ भाव में उच्च राशि का है। इस तरह शश योग का निर्माण हो रहा है। ग्रंथों में पंच महापुरुष योग के शारीरिक लक्षण सहित अनेक फल बताए हैं, परंतु व्यवहार में यह जातक के करियर, जीवन स्तर, प्रसिद्धि, सामाजिक स्थिति आदि के संबंध में शुभ फलदायक होता है। पंच महापुरुष योग के बाद आते हैं चंद्रकृत योगों पर, यानी चंद्रमा से बनने वाले योगों पर। चंद्रकृत शुभ योगों में 4 मुख्य हैं, सुनफा, अनफा, दुरुधरा और केमद्रुम। इनमें शुभ योग केवल 3 है, सुनफा, अनफा, दुरुधरा, केमद्रुम अशुभ योग है। ये योग चंद्रमा जिस भाव में स्थित होता है उस भाव से अगले भाव में या पिछले भाव में ग्रहों की स्थिति के आधार पर निर्मित होते हैं। यहां भी पंचतारा ग्रह देखे जाते हैं, अन्य ग्रहों से यह निर्मित नहीं होता। चंद्रमा से द्वितीय भाव में पंचतारा ग्रहों में से कोई एक या अधिक स्थित हो तो सुनफा योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार चंद्रमा से द्वादश भाव में पंचतारा ग्रहों में से कोई एक या अधिक स्थित हो तो अनफा योग का निर्माण होता है, और यदि दोनों ओर यानी चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में पंचतारा ग्रहों में से एक या अधिक हो तो दुरुधरा योग का निर्माण होगा। यदि दोनों ओर कोई भी ग्रह स्थित ना हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। जैसा कि पहले बताया गया था कि पहले 3 योग शुभ हैं और चौथा केमद्रुम योग अशुभ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मपत्रिका में चंद्रमा लग्न में ही स्थित है, द्वितीय भाव में शनि और द्वादश भाव में राहु है। चंद्रमा से द्वितीय भाव में पंचतारा ग्रह शनि स्थित होने से सुनफा योग का निर्माण हो रहा है। यहां चंद्रमा से द्वादश भाव में राहु स्थित है, परंतु वह पंचतारा ग्रह नहीं है, इसलिए दुरुधरा योग का निर्माण नहीं होगा, केवल सुनफा योग का ही निर्माण होगा। करुणानिधि की जन्मपत्रिका में एकादश भाव में चंद्रमा है, उससे अगले भाव यानी लग्न से द्वादश भाव में शुक्र स्थित है, और लग्न से दसम भाव यानी चंद्रमा से द्वादश भाव में बुध स्थित है। दोनों ही पंचतारा ग्रह हैं। इस तरह चंद्रमा से आगे और पीछे पंचतारा ग्रह स्थित हैं, इसलिए दुरुधरा योग बन रहा है। पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मपत्रिका में भी दुरुधरा योग निर्मित हो रहा है। चंद्रमा 9वें भाव में है तो उससे पहले भाव में शनि स्थित है और उससे अगले भाव में बुध और शुक्र स्थित है। इस तरह चंद्रमा के दोनों ओर पंचतारा ग्रह स्थित होने पर दुरुधरा योग का निर्माण हो रहा है। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि दुरुधरा योग के निर्माण के समय सुनफा और अनफा योग निर्मित होते हैं, परंतु ग्रंथों में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि दुर्धरा योग होने पर सुनफा अनफा साथ में निर्मित होंगे। इसलिए दुर्धरा योग होने पर केवल एक ही योग मानना चाहिए।
जहां तक चंद्रकृत योगों के फलों का प्रश्न है तो ये तीनों योग ही शुभ योग हैं। आधुनिक ज्योतिष की मान्यता है कि सुनफा योग निर्मित होने पर जातक को स्व अर्जित संपत्ति, प्रसिद्धि एवं करियर में प्रगति होती है। अनफा योग निर्मित होने पर जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला, धनवान, प्रसिद्ध, परोपकारी और जीवन के उत्तरार्ध में अध्यात्म की ओर झुकाव रखने वाला होता है। दुर्दशा योग में उत्पन्न जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला, धनी, विद्वान, परोपकारी, अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहने वाला, गंभीर और विश्वासी होता है। चंद्रकृत योगों में जो केंद्रम योग है वह शुभ योग नहीं है, अशुभ योग है। जब सुनफा, अनफा या दुर्धरा तीनों योगों में से कोई एक भी नहीं बन रहा हो तो केंद्रम योग का निर्माण होता है। सरल शब्दों में कहें तो जब चंद्रमा से आगे और पीछे पंचतारा ग्रहों में से कोई भी ग्रह स्थित ना हो तब केंद्रम योग का निर्माण होता है। यह अशुभ योग है जो जातक की सफलता में बाधक बनता है। जातक अपनी योग्यता, प्रतिभा, परिश्रम एवं अनुभव के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की जन्मपत्रिका में चंद्रमा पंचम भाव में सिंह राशि में है, परंतु चंद्रमा से पहले भाव यानी लग्न से चतुर्थ भाव में कोई नहीं है और ना ही अगले भाव में कोई ग्रह है। इस तरह केंद्रम योग का निर्माण हो रहा है। केंद्रम योग की कई परिस्थितियां हैं जिनमें वह निरस्त हो जाता है। यदि केंद्रम योग बन रहा है परंतु चंद्रमा के साथ कोई ग्रह स्थित है तो केंद्रम योग निरस्त हो जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा से केंद्र भाव में कोई ग्रह स्थित हो तो भी केंद्रम योग निरस्त हो जाता है। जैसा कि जॉर्ज फर्नांडिस की जन्मपत्रिका में केंद्रम योग निरस्त हो रहा है। चंद्रमा से दसम भाव में सूर्य और बुध स्थित है। निरस्त होकर केंद्रम योग लगभग निष्प्रभावी हो जाता है। भगवान राम की जन्मपत्रिका में भी केंद्रम योग निरस्त हो रहा है क्योंकि एक और चंद्रमा गुरु से युक्त है तो वहीं चंद्रमा से सभी केंद्र भावों में ग्रह स्थित हैं। अब आते हैं गजकेसरी योग पर। पंचमहापुरुष योग और चंद्रकृत योगों के बाद गजकेसरी योग महत्वपूर्ण योग है। गजकेसरी योग में निर्माता ग्रह चंद्रमा ही है परंतु इसे चंद्रकृत योगों में शामिल नहीं किया जाता। चंद्रमा से केंद्र भावों में यदि गुरु स्थित हो तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। यानी चंद्रमा जिस भाव में स्थित हो उस भाव में अथवा उससे चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में गुरु स्थित हो तो गजकेसरी योग निर्मित होता है। याद करें भगवान राम की जन्मपत्रिका जिसमें लग्न में चंद्रमा और गुरु साथ बैठे हैं। इसी तरह इस गुरु उसी भाव में है जिसमें चंद्रमा स्थित है यानी गजकेसरी योग निर्मित हो रहा है। एक और जन्मपत्रिका देखें, विजय लक्ष्मी पंडित की इस जन्मपत्रिका में चंद्रमा दशम भाव में उच्च राशि में स्थित है और गुरु उससे सप्तम भाव में लग्न से चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में स्थित है। इस तरह गुरु चंद्रमा से केंद्र भावस्थ है और गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मपत्रिका में भी गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। जन्मपत्रिका में नवम भाव में सिंह राशि में चंद्रमा स्थित है और गुरु उससे चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में स्थित है। करुणानिधि और विश्वनाथ प्रताप सिंह की जन्मपत्रिकाओं में भी गजकेसरी योग बन रहा है। गजकेसरी योग के फलों के संबंध में कहा गया है कि ऐसा जातक विनम्र और उदार स्वभाव का होता है। अपने कुटुंब, परिवार और समाज में उसे प्रसिद्धि प्राप्त होती है। चंद्रमा और गुरु की परस्पर स्थिति के आधार पर ही शकट योग का भी निर्माण होता है। शकट योग अशुभ योग है। इसमें चंद्रमा से गुरु षष्ठ या अष्टम भाव में होता है। सरल शब्दों में कहें तो ये एक दूसरे से छठे या आठवें भाव में होते हैं तो शकट योग का निर्माण करते हैं। इस स्थिति को ज्योतिष में षष्टक स्थिति कहा जाता है। यदि चंद्रमा से गुरु आठवें में हो तो गुरु से चंद्रमा छठे भाव में होगा। इसी प्रकार चंद्रमा से गुरु छठे भाव में होगा तो गुरु से चंद्रमा आठवें भाव में होगा। शकट का शाब्दिक अर्थ होता है गाड़ी। जिस प्रकार गाड़ी का पहिया घूमता है उसी प्रकार जातक के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं और ये उतार चढ़ाव वित्तीय मामलों में अधिक आते हैं। जातक के जीवन में कभी ना कभी संघर्ष रहता है। शकट योग होने पर शुभ योगों के फलों की प्राप्ति में भी बाधा उत्पन्न होती है और जातक को बिना कारण अपयश का सामना करना पड़ता है।
शकट योग का भी निरस्तीकरण होता है, यानी यह भी प्रभावहीन हो जाता है। चंद्रमा या गुरु यदि लग्न से केंद्र भावों में स्थित हो तो शकट योग प्रभावहीन हो जाता है, उसका निरस्तीकरण हो जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म पत्रिका में चंद्रमा लग्न में स्थित है और गुरु उससे छठे भाव में स्थित है। इस प्रकार शकट योग का निर्माण हो रहा है। हालांकि चंद्रमा केंद्र भाव लग्न में है, इसलिए शकट योग निरस्त भी हो रहा है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जन्म पत्रिका में चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित है और गुरु द्वादश भाव में है। इस तरह चंद्रमा से षष्ठ भाव में गुरु स्थित है और गुरु से अष्टम भाव में चंद्रमा है, इसलिए शकट योग निर्मित हो रहा है। परंतु यहां भी चंद्रमा केंद्र भाव में स्थित होने से यह योग निरस्त भी हो रहा है। शकट योग के बाद आते हैं सूर्यकृत योगों पर। जिस प्रकार चंद्रमा से सुनफा, अनफा और दुरुधरा योग निर्मित होते हैं, उसी प्रकार सूर्य से वेशी, वाशी और उभयचरी योग निर्मित होते हैं। सूर्य से द्वितीय भाव में यदि पंचतारा ग्रहों में से कोई एक ग्रह स्थित हो तो वेशी योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार सूर्य से द्वादश भाव में यदि पंचतारा ग्रहों में कोई ग्रह स्थित है तो वाशी योग का निर्माण होता है। और यदि सूर्य के दोनों ओर एक या अधिक पंचतारा ग्रह स्थित हों तो उभयचरी योग का निर्माण होता है। सूर्य से द्वितीय और द्वादश भाव में कोई भी पंचतारा ग्रह स्थित ना हो तो किसी प्रकार के अशुभ योग का निर्माण नहीं होता। चंद्रमा के संदर्भ में केमद्रुम योग नामक अशुभ योग निर्मित होता है, परंतु ऐसा कोई योग सूर्य के संदर्भ में नहीं होता। अब एक दो उदाहरण देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस जन्मपत्रिका में वेशी योग निर्मित हो रहा है क्योंकि सूर्य से दूसरे भाव में पंचतारा ग्रह मंगल स्थित है। यहां ध्यान दें, यह मंगल चंद्रमा से द्वादश भाव में स्थित है, इसलिए अनफा योग भी निर्मित हो रहा है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की जन्मपत्रिका भी देखें। इसमें लग्नस्थ सूर्य से द्वादश भाव में मंगल और शुक्र दो पंचतारा ग्रह हैं। इस प्रकार वाशी योग का निर्माण हो रहा है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मपत्रिका में उभयचरी योग निर्मित हो रहा है। सूर्य से द्वितीय भाव में बुध और मंगल हैं और वहीं उससे द्वादश भाव में शुक्र भी स्थित है। इसमें गजकेसरी योग भी निर्मित हो रहा है। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु की उपस्थिति है। इसमें केमद्रुम योग भी निर्मित हो रहा है, परंतु वह निरस्त भी हो रहा है क्योंकि शनि चंद्रमा से युत है और केंद्र भाव में गुरु और सूर्य की उपस्थिति है। जहां तक वेशी, वाशी और उभयचरी योगों के फलों का प्रश्न है तो ये तीनों ही योग शुभ योग हैं। वेशी योग में उत्पन्न जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला, सत्य बोलने वाला, दृढ़ निश्चयी, सामान्यतः विनम्र, व्यवहार कुशल, प्रसिद्ध, सुखी और भाग्यशाली होता है। वाशी योग में उत्पन्न जातक कुशल, दान करने वाला, परोपकारी, सात्विक, यश और विद्या से युक्त होता है। उभयचरी योग में उत्पन्न जातक समृद्ध, प्रसन्न, उच्च जीवन स्तर व्यतीत करने वाला, अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला, भाग्यशाली, दूसरों की सहायता करने वाला, परोपकारी, अपने दायित्व का भली भांति निर्वाह करने वाला और गुणवान होता है। अब आते हैं अगले शुभ योग पर और वह है बुधादित्य योग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह बुध और सूर्य से निर्मित होता है। यदि जन्मपत्रिका में सूर्य और बुध एक ही राशि में स्थित हों तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार बुध अस्त नहीं होना चाहिए, तब यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। बुधादित्य योग में उत्पन्न जातक बुद्धिमान, निपुण, प्रसिद्ध, आत्मसम्मानी और सभी प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्यों से युक्त होता है। यह प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र की जन्मपत्रिका है। इसमें सूर्य और बुध की युति लग्न में है, इससे बुधादित्य योग निर्मित हो रहा है। गुरु भी लग्नस्थ है और उससे छठे भाव में चंद्रमा है जो कि शकट योग का निर्माण कर रहा है, परंतु शकट योग यहां निरस्त भी हो रहा है क्योंकि गुरु लग्न में स्थित है। यहां शनि से एक योग और निर्मित हो रहा है। ध्यान से देखें, शनि केंद्र भाव चतुर्थ में स्वराशि कुंभ में स्थिर है। इस तरह शस्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। इस जन्मपत्रिका में मंगल भी उच्च राशि स्थित है, परंतु वह तृतीय भावस्थ है, इसलिए रोचक योग का निर्माण नहीं होगा।
शुक्र भी स्वराशिस्थ है, परंतु वह केंद्र भाव में नहीं है वरन द्वादश भाव में, इसलिए मालव योग का भी निर्माण नहीं होगा। सामान्यतः त्रिक भाव एवं त्रिक भावों में ग्रह की स्थिति शुभ नहीं मानी जाती और ना ही त्रिकेशों से किसी शुभ फल की कोई उम्मीद की जाती है। परंतु ज्योतिष में एक ऐसा योग है जो त्रिकेश से बनता है, उसे कहते हैं विपरीत राजयोग, यानी अशुभ प्रभावों को खत्म कर शुभ प्रभाव देकर राजयोग जैसे फल देने वाला योग। इस योग के अनुसार यदि कोई त्रिकेश किसी दूसरे त्रिक भाव में स्थित हो तो राजयोग कारक होता है और ऐसा राजयोग विपरीत राजयोग कहलाता है। षष्ठेश अष्टम या द्वादश भाव में हो, इसी तरह अष्टमेश षष्ठ या द्वादश भाव में स्थित हो अथवा द्वादशेश षष्ठ या अष्टम भाव में हो तो विपरीत राजयोग निर्मित होता है। एक प्रकार से इस योग को समझने का प्रयास करते हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री मधुबाला की इस जनपत्रिका में विपरीत राजयोग निर्मित हो रहा है। चंद्रमा षष्ठेश होकर अष्टम भाव में स्थित है, यद्यपि द्वादशेश शनि द्वादश भाव में स्थित है, परंतु विपरीत राजयोग की शर्त यह है कि एक त्रिकेश अपने त्रिक भाव को छोड़कर दूसरे त्रिक भाव में हो, तब यह योग बनता है। यहाँ शनि त्रिकेश तो है परंतु वह अपने ही त्रिक भाव में स्थित है, इसलिए विपरीत राजयोग का निर्माण नहीं होगा। मधुबाला की जनपत्रिका में और कौन कौन से योग निर्मित हो रहे हैं ध्यान से देखें। लग्न में सूर्य और बुध की युति है जो बुधादित्य योग का निर्माण कर रही है। सूर्य से द्वादश भाव में पंचतारा ग्रह शुक्र और शनि की स्थिति है, यानी वाशी योग निर्मित हो रहा है। इसी प्रकार चंद्रमा से द्वादश भाव में मंगल और गुरु हैं, यह अनफा योग बना रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था कि उच्च ग्रह अपने शुभ फल देने में पूर्ण रूप से समर्थ होता है। केवल एक या दो ग्रह यदि जनपत्रिका में उच्च के हैं तो उससे विशेष अंतर नहीं आता, परंतु तीन या अधिक ग्रह जनपत्रिका में उच्च के हैं तब वे राजयोग बनाने वाले होते हैं। राजयोग का अर्थ केवल यह नहीं है कि सरकार में उच्च पद की प्राप्ति, पर इसका अर्थ यह भी है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में हो वहां उसका स्टेटस सामान्य से काफी ऊपर हो, चाहे वह सरकार में नौकरी के संदर्भ में हो या राजनीति में हो, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के संबंध में हो अथवा व्यापार या प्रोफेशनल प्रैक्टिस में हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जनपत्रिका में शिक्षक बनने के योग हैं, यदि उसके साथ ही राजयोग बन रहे हों तो जातक कॉलेज विश्वविद्यालय अथवा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर आदि बन जाता है, और यदि राजयोग का निर्माण नहीं हो रहा हो तो जातक विद्यालय आदि में अध्यापक ही रह सकता है। अब आते हैं अपने विषय पर। यदि जनपत्रिका में तीन या अधिक ग्रह उच्च राशि में स्थित हो तो राजयोग के समान फल देते हैं। हालांकि इनमें कोई भी भावेश हो, वे सभी सम्मिलित प्रभाव से राजयोग बनाते हैं, परंतु उनमें केंद्रेश या त्रिकोणेश अधिक हो तो अधिक बली राजयोग निर्मित होता है। इस योग में उत्पन्न जातक का करियर उच्च स्तरीय होता है, वह उच्चाधिकारी होता है अथवा किसी अच्छे बिजनेस का स्वामी होकर धनवान होता है। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझने का प्रयास करते हैं। यह कुंडली स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज की है। इनकी जनपत्रिका में देखें कौन कौन से ग्रह उच्च राशि में है। देखिए, लग्न में मंगल अपनी उच्च राशि मकर में स्थित है, तृतीय भाव में शुक्र उच्च राशिस्थ है, चतुर्थ भाव में सूर्य उच्च राशि मेष में है, पंचम भाव में चंद्रमा वृषभ राशि उच्च में है। हालांकि अंशात्मक आधार से देखें तो वह मूल त्रिकोण में है। सप्तम भाव में गुरु उच्च राशिस्थ है। एक मत से राहु वृषभ राशि में उच्च का है और केतु वृश्चिक राशि में उच्च का है। इस तरह 7 ग्रह उच्च राशियों में हैं। अन्य योगों की बात करें तो लग्न में मंगल रोचक योग का निर्माण कर रहा है, सप्तम में गुरु हंस योग का निर्माण कर रहा है, चतुर्थ भाव में सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग बना रही है, चंद्रमा से ध्रुवधरा योग निर्मित हो रहा है क्योंकि चंद्रमा से द्वादश भाव में बुध और द्वितीय में शनि है।
सूर्य से देखें तो द्वादश भाव में शुक्र वाशी योग का निर्माण कर रहा है। कार्लोस अल्कारेज 2022 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने 5 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिए हैं। भगवान राम की जन्मपत्रिका को याद कीजिए, उसमें भी 5 ग्रह उच्च राशिस्थ हैं। लग्न में गुरु, चतुर्थ में शनि, सप्तम भाव में मंगल, नवम भाव में शुक्र और दसम भाव में सूर्य अपनी अपनी उच्च राशियों में हैं। एक और जन्मपत्रिका देखें, यह पूर्व केंद्रीय मंत्री बीके कृष्ण मेनन की जन्मपत्रिका है। ये नेहरू के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे। सूर्य, गुरु एवं शनि तीनों ही ग्रह उच्च राशिस्थ हैं। जन्मपत्रिका में स्वयं राशि का भी महत्व होता है। यदि एक या अधिक ग्रह उच्च राशि में हो और शेष 3-4 ग्रह स्वयं राशि के हो तो भी राजयोग बनाते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की इस जन्मपत्रिका में लग्नेश मंगल लग्न में स्थित होकर स्वयं राशिस्थ है, सूर्य भी लग्नस्थ है और उच्च राशिस्थ है। द्वितीय भाव में शुक्र स्वयं राशिस्थ है और द्वादश भाव में गुरु भी स्वयं राशिस्थ है। राहु कुंभ राशि में है जिसे उसकी स्वयं राशि माना जाता है। यहाँ मंगल रोचक योग का निर्माण कर रहा है। सूर्य के दोनों ओर पंचतारा ग्रह स्थित हैं, इसलिए उभयचरी योग भी बन रहा है। सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग निर्मित हो रहा है। चंद्रमा से गुरु केंद्र भावस्थ है जिससे गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। एक राजयोग और विशेष है जो नीच ग्रह से बनता है। आपने ठीक चुना, नीच ग्रह से, जिसे अभी तक शुभ फल देने में असमर्थ ग्रह के रूप में हमने जाना है। यह योग नीचभंग राजयोग के नाम से ज्योतिषियों में प्रसिद्ध है। यदि जन्मपत्रिका में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में है परंतु उसका नीचत्व भंग हो जाता है तो नीचभंग राजयोग का निर्माण होता है। अब प्रश्न उठता है कि किसी ग्रह का नीचभंग कैसे होगा? तो इस संबंध में मुख्य रूप से 4-5 परिस्थितियां हैं जिनमें नीच भंग होता है। पहली है नीच ग्रह यदि किसी उच्च ग्रह के युक्त हो। नीच ग्रह यदि किसी उच्च ग्रह के साथ युक्त हो। उदाहरण के लिए सूर्य अपनी नीच राशि तुला में स्थित है परंतु उसके साथ शनि भी युक्त है तो शनि के उच्चत्व के कारण सूर्य का नीचत्व भंग हो जाता है। दूसरी परिस्थिति, यदि ग्रह जिस राशि में नीच का है उस नीच राशि का स्वामी लग्न या चंद्रमा से केंद्रस्थ हो। यदि ग्रह जिस राशि में नीच का है उस राशि में का स्वामी लग्न या चंद्रमा से केंद्रस्थ हो तो नीच भंग हो जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य तुला राशि में नीच का है परंतु उसका नीच राशि यानी तुला राशि का स्वामी शुक्र जन्मपत्रिका में किसी केंद्र भाव में है तो सूर्य का नीच भंग हो जाता है। यहां नीच राशि का न केवल लग्न से वरन चंद्रमा से भी यदि वह केंद्र भावस्थ हो तो नीच ग्रह का नीच भंग हो जाता है। नीच भंग की तीसरी परिस्थिति है कि जो ग्रह नीच राशि में है, ध्यान से सुने, जो ग्रह नीच राशि में है उस ग्रह की उच्च राशि का स्वामी, उस ग्रह की उच्च राशि का स्वामी चंद्रमा या लग्न से केंद्र भावस्थ हो तो नीच भंग हो जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य नीच राशि तुला में है परंतु उसका उच्च राशि यानी सूर्य जिस राशि में उच्च का होता है उसका स्वामी यानी मेष राशि का स्वामी मंगल लग्न या चंद्रमा से केंद्र भावस्थ हो तो सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। नीच भंग की चौथी परिस्थिति कहती है कि जो ग्रह नीच राशि में है उस ग्रह की उच्च राशि का स्वामी यदि स्वयं उच्च राशि में हो तो नीच राशि के ग्रह का नीच भंग हो जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य नीच राशि में है परंतु यदि उसका उच्च राशि यानी मंगल स्वयं अपनी उच्च राशि यानी मकर में स्थित है तो सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। पांचवी परिस्थिति में
कहा जाता है कि जो ग्रह नीच राशि में है, जो ग्रह नीच राशि में है, वह यदि अपने नीच राशि या उच्च राशि से युत या दृष्ट हो तो नीच भंग हो जाता है। उदाहरण के लिए नीच राशिस्थ सूर्य यदि अपनी नीच राशि से शुक्र के साथ युत हो, नीच राशिस्थ सूर्य तुला राशि में अपने नीच राशि से शुक्र के साथ युत हो अथवा उच्च राशिस्थ मंगल से युत या दृष्ट हो तो भी नीच भंग होता है, ऐसा आधुनिक ज्योतिषी कहते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यह जनपत्रिका पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की है। इस जनपत्रिका में देखें कि कौन कौन से ग्रह अपनी अपनी नीच राशि में हैं। सूर्य एकादश भाव में अपनी नीच राशि तुला में है। इसी प्रकार दशम भाव में शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में है। अब सबसे पहले सूर्य का नीच भंग देखते हैं। सूर्य किसी भी उच्च राशिस्थ ग्रह से युत नहीं है, परंतु उसका नीच राशि से शुक्र लग्न से केंद्र भाव दशम में स्थित है। इस तरह उसका नीच भंग हो रहा है। अब उसके उच्च राशि को देखिए। उच्च राशि कौन है? मंगल, वह भी लग्न में स्थित है। इस तरह उच्च राशि से मंगल की केंद्र भाव से स्थिति भी सूर्य का नीच भंग कर रही है। अब आते हैं शुक्र पर। शुक्र यद्यपि बुध से युत है, परंतु अंशात्मक स्थिति में बुध उच्च राशि में नहीं है, वह स्वराशिस्थ है, 28 अंश पर है। आपको ध्यान होगा कि बुध कन्या में 0 से 15 अंश तक उच्च राशिस्थ, 15 से 25 अंश तक मूल त्रिकोणस्थ और 25 से 30 अंश तक स्वराशिस्थ होता है। परंतु नीच राशिस्थ शुक्र का नीच राशि होकर वह एक ओर तो लग्न से केंद्र भाव दशम में है, तो वहीं दूसरी ओर शुक्र से युत भी है, यानी दूसरी और पांचवी शर्तें पूरी हो रही हैं। अब आते हैं शुक्र के उच्च राशि पर। शुक्र गुरु की राशि मीन में उच्च का होता है। जनपत्रिका में देखें गुरु कहाँ है? गुरु है लग्न में, यानी केंद्र भाव में। इस तरह नियम 3 के आधार पर शुक्र का नीच भंग हो रहा है। इस प्रकार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कुंडली में सूर्य और शुक्र नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये तो रहे ग्रहों की स्थिति के आधार पर राजयोग, जिसमें हमने देखा कि 3 या अधिक ग्रह उच्च राशि में हो तो राजयोग का निर्माण करते हैं, तो वहीं 4-5 ग्रह उच्च या स्वराशि में हो तो भी राजयोग निर्मित होता है। दूसरी ओर हमने यह भी देखा कि नीच ग्रह का नीच भंग होकर भी राजयोग का निर्माण होता है। इसी प्रकार त्रिकेश यदि दूसरे त्रिक भाव में स्थित हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। अब आते हैं भावेशों के परस्पर संबंध पर आधारित राजयोग, जो कि अधिक महत्वपूर्ण है। इस राजयोग की मूल परिभाषा है कि यदि जनपत्रिका में लग्नेश, केंद्रेश और त्रिकोणेश के मध्य, लग्नेश, केंद्रेश और त्रिकोणेश के मध्य युति, परस्पर दृष्टि अथवा परस्पर राशि परिवर्तन हो रहा हो तो राजयोग का निर्माण होता है। यहां लग्नेश को केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों ही माना जाता है, यानी लग्नेश केंद्रेश से संबंध बनाकर भी राजयोग बना लेता है, तो वहीं त्रिकोणेश से संबंध बनाकर भी राजयोग बनाता है। जहां तक राहु केतु की इस राजयोग के संबंध में भूमिका का प्रश्न है, तो उन्हें भी राजयोग निर्माता स्वीकार किया गया है। वे यदि केंद्र भाव में स्थित हो तो केंद्रेश के रूप में माने जाते हैं, और यदि वे त्रिकोण भाव में स्थित हो तो त्रिकोणेश के रूप में फल देते हैं। केंद्र भाव में स्थित होकर राहु केतु यदि किसी त्रिकोणेश से युति या परस्पर दृष्टि संबंध बनाते हैं तो राजयोग बनता है। इसमें परस्पर राशि परिवर्तन नहीं देखा जाता। इसके अतिरिक्त यदि राहु या केतु त्रिकोण भाव में स्थित हो तो किसी केंद्रेश के साथ संबंध बनाता है तो राजयोग का निर्माण होता है। यदि केंद्रेश एवं त्रिकोणेश के संबंधों पर आधारित 2 या अधिक राजयोग बन रहे हों तो ऐसे जातक का जीवन स्तर एवं करियर अच्छा होता है। प्राय उसे अपने क्षेत्र में
अच्छी सफलता प्राप्त होती है। आइए महान फुटबॉलर पेले की जन्मपत्रिका में इन राजयोगों का अध्ययन करते हैं। ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए पेले की जन्मपत्रिका संबंधों के बारे में जानने और संबंध आधारित राजयोगों के बारे में जानने के लिए एक सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि इसमें प्राय सभी संबंधों से बनने वाले राजयोग मिलते हैं। जन्मपत्रिका में देखें, सिंह लग्न की जन्मपत्रिका है जिसमें सूर्य लग्नेश है। त्रिकोणेश के रूप में गुरु और मंगल है, जहां मंगल त्रिकोणेश के साथ साथ केंद्रेश भी है। ज्योतिष में ऐसा ग्रह जो केंद्रेश के साथ साथ त्रिकोणेश भी हो तो उसे योग कारक कहते हैं। योग कारक ग्रह अत्यधिक शुभ फलदायक होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही ग्रह दो शुभ भावों का स्वामी होता है। सूर्य और चंद्रमा की लग्नों यानी सिंह और कर्क लग्न में मंगल योग कारक होता है। शनि की लग्नों यानी मकर और कुंभ में शुक्र योग कारक होता है, और शुक्र की लग्नों यानी वृषभ और तुला में शनि योग कारक होता है। इस तरह 7 ग्रहों में से केवल 3 ग्रह मंगल, शुक्र और शनि योग कारक हो सकते हैं। जहां तक इस जन्मपत्रिका का प्रश्न है तो इसमें सूर्य और मंगल के अलावा केंद्रेश हैं शनि और शुक्र। अब इनके आपसी संबंधों को देखते हैं। नवम भाव में देखिए, गुरु जो कि त्रिकोणेश है शनि के साथ युति संबंध बना रहा है। यहां शनि क्या है? शनि है सप्तमेश यानी केंद्रेश। इस तरह त्रिकोणेश एवं केंद्रेश की युति संबंध बन रहा है जो कि राजयोग कारक है। लग्नेश सूर्य तृतीय भाव में स्थित होकर केंद्रेश शनि और त्रिकोणेश गुरु के साथ परस्पर दृष्टि संबंध से 2 राजयोग निर्मित कर रहे हैं। एक राजयोग शनि के साथ बन रहा है और दूसरा राजयोग गुरु के साथ बन रहा है। जहां तक राशि परिवर्तन का प्रश्न है तो सूर्य और शुक्र में राशि परिवर्तन हो रहा है। लग्नेश सूर्य तृतीय भाव में शुक्र की राशि तुला में स्थित है और तृतीयेश शुक्र लग्नस्थ है। इस प्रकार लग्नेश और तृतीयेश के मध्य राशि परिवर्तन संबंध है। हालांकि शुक्र केंद्रेश भी है, परंतु यहां लग्नेश सूर्य के साथ उसका यह परस्पर राशि परिवर्तन संबंध राजयोग की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इसमें सूर्य तृतीय भावस्थ है और शुक्र की भूमिका यहां तृतीयेश के रूप में है। यदि सूर्य दशम भाव में वृषभ राशि में स्थित होता और शुक्र लग्नस्थ होता तब राजयोग बनता। हालांकि सूर्य और शुक्र परस्पर केंद्रस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि शुक्र सूर्य से 48 अंश से अधिक दूर नहीं जा सकता, यह संभव ही नहीं है। इसी प्रकार बुध सूर्य से 27 या 28 अंश से अधिक दूर नहीं जा सकता। इसलिए शुक्र सूर्य से अधिकतम 2 भावों तक और बुध केवल 1 भाव दूर ही रह सकता है। अब इस जन्मपत्रिका में नीच भंग राजयोग की स्थिति भी देखें। सूर्य और शनि अपनी नीच राशि में है, परंतु सूर्य का नीच राशि शुक्र लग्न में है जो सूर्य का नीच भंग कर रहा है। यही शुक्र शनि का नीच भंग भी कर रहा है, क्योंकि शनि के लिए यही शुक्र उच्च राशिश है। उच्च राशिश की लग्नस्थ स्थिति भी नीच भंग राजयोग कारक होती है। अब कुछ अरिष्ट योगों की चर्चा कर लें। हालांकि पहले भी 2 अरिष्ट योग हम बता चुके हैं। एक है केंद्रुम योग जो चंद्रमा से बनता है। जब चंद्रमा के दोनों ओर कोई भी पंचतारा ग्रह ना हो तब केंद्रुम योग बनता है। दूसरा है शकट योग, जब चंद्रमा और गुरु षष्ठक हो तब शकट योग का निर्माण होता है। तीसरा महत्वपूर्ण अशुभ योग है कालसर्प योग। इसकी मूल परिभाषा यह है कि यदि जन्मपत्रिका में राहु केतु के एक ओर सूर्य आदि सप्त ग्रह स्थित हों तो कालसर्प योग का निर्माण होता है। आप जानते हैं कि राहु और केतु ठीक आमने सामने होते हैं। इस तरह ये कुंडली को ठीक 2 भागों में विभाजित करते हैं। यदि समस्त ग्रह किसी एक ही भाग में स्थित हों तो कालसर्प योग निर्मित होता है। कालसर्प योग होने पर जातक के जीवन में संघर्ष होता है और उसे कम से कम एक क्षेत्र में सुखों की कमी का अनुभव होता है। सामान्यतः कालसर्प योग होने पर जो मुख्य प्रभाव देखे गए हैं
उनमें से 6 की मुख्य रूप से पहचान की जा सकती है। पहला है जीवन में संघर्ष, और यह संघर्ष सामान्यतः जीवन के पूर्वार्ध में अधिक होता है। दूसरा है जीवन में धन की कमी, हालांकि धन की कमी सापेक्ष है। इसे पिता या भाइयों से तुलना करके देखा जा सकता है अथवा सहकर्मियों से। तीसरा है विवाह में कठिनाई अथवा विलंब से विवाह। चौथा है संतति सुख में कमी या विलंब, या तो संतान होती ही नहीं है, और होती है तो अपेक्षित सुख नहीं मिलता, अबॉर्शन आदि की आशंका अधिक रहती है। पांचवा है दीर्घकालिक रोग या चिंता, कोई ना कोई ऐसी चिंता बनी रहती है जो लंबे समय तक सताती रहती है। छठवां है जीवन में उतार चढ़ाव की अधिकता। इन 6 में से एक या अधिक अशुभ प्रभाव जातक के जीवन में आते हैं। हाँ, एक बात और यहाँ कहनी जरूरी है कि यदि राहु केतु के साथ कोई ग्रह युति संबंध भी बना रहे हैं और बाकी उनसे एक और ही स्थित हैं, तो भी कालसर्प योग निर्मित होता है। कालसर्प योग को कालसर्प दोष भी कहते हैं, क्योंकि यह अशुभ योग है। अब एक दो उदाहरण इस योग के भी देख लेते हैं। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मपत्रिका है। इसमें राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में। बाकी सभी ग्रह मिथुन से धनु राशि के मध्य ही हैं। यहाँ गुरु केतु से युति बना रहा है, फिर भी उसे राहु केतु की धुरी के एक ओर ही माना जाता है। इनके जीवन के पूर्वार्ध में संघर्ष ही रहा। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर 10 साल से अधिक जेलों में बिताए। संतति सुख में केवल एक ही संतान थे, संभवतः 2 बार अबॉर्शन भी हुए थे। पिता के समान धन नहीं था और विलंब से विवाह भी हुआ। वैवाहिक सुख भी दीर्घकालिक नहीं रहा। दूसरी जन्मपत्रिका है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की। इसमें राहु द्वादश भाव में मकर राशि में शुक्र, शनि एवं मंगल के साथ स्थित है, और केतु 6ठे भाव में कर्क राशि में है। अन्य ग्रह भी कर्क से मकर राशि के बीच में है। तो यह रही तीसरी क्लास, जो थोड़ी लंबी रही, आपको थका दिया होगा, हालांकि रोचक रही, और इसमें हमने काफी कुछ सीखा है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इसे आपको कम से कम 2 बार देखना चाहिए, तभी इसके विषय को आप पूरी तरह समझ पाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर फोन मैसेज कर सकते हैं। आज भी आपको टेस्ट पेपर दिया जा रहा है, उसे करने से पहले इस क्लास को एक बार और देख लेना चाहिए। महत्वपूर्ण परिभाषाओं और बिंदुओं को नोटबुक में नोट करते जाएं, आपको आसानी रहेगी। अब आपका एक होमवर्क, आपकी स्वयं की जन्मपत्रिका में कौन सा पंचमहापुरुष योग बन रहा है, इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अब अगली क्लास फलित की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण होगी, उसे देखना ना भूलें। अब हम कुंडली में फलित कैसे करते हैं, इस पर सीधे आने वाले हैं। हो रहा है ना ताज्जुब आपको? चौथी ही क्लास से फलित की विधि आपको बता रहे हैं। तो अब लेते हैं विदा और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।